प्रिय विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक संविधान की बात करेंगे। आज का हमारा अध्ययन का विषय रहेगा ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं, Conventions of the Constitution। संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराएं ब्रिटिश संविधान के विभिन्न स्रोतों में न केवल एक वरन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रिटिश संविधान को बहुत अधिक सीमा तक अभिसमयों पर आधारित संविधान ही कहा जा सकता है। प्रोफेसर डाइसी का मत है कि अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। प्रोफेसर ऑक के अनुसार अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। अभिसमय के 3 लक्षण बताए जा सकते हैं। अभिसमयों का स्रोत संसद की कानून निर्मात्री शक्ति न होकर प्रथाएं होती है। जब ये प्रथाएं धीरे धीरे प्रयोग में आते आते अपनी उपयोगिता के आधार पर प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तभी उनका रूप अभिसमयों का होता है। अभिसमयों का पालन कानून या न्यायिक मान्यता के कारण नहीं किया जाता, वरन उनका पालन तो लोकमत, पारस्परिक सहमति और उपयोगिता के कारण किया जाता है। अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त न होने पर भी व्यवहार में उन्हें कानून जैसी पवित्रता प्राप्त होती है और उनका कानूनों के समान ही पालन किया जाता है। व्यावहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यद्यपि अभिसमयों का कानून की भांति ही पालन किया जाता है, लेकिन कानून और अभिसमय में महत्वपूर्ण भेद भी होता है। कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित हैं, किंतु अभिसमयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जा सकता है। अभिसमय व्यवहार के परिणाम होते हैं। कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है। अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और अवज्ञा करने पर वह दंड का भागी होता है, लेकिन अभिसमय का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अभिसमय के पीछे मात्र नैतिक शक्ति ही होती है। जहाँ तक
अभिसमयों के वर्गीकरण का प्रश्न है, उन्हें कुछ भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कुछ अभिसमय राजपद से संबंधित हैं। इनमें जैसे सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करता है। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। अभिसमय के आधार पर सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। पदासीन प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरे प्रकार के अभिसमय मंत्रिमंडल से संबंधित हैं। जैसे अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजित होने पर मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श दे कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। अभिसमय के अनुसार ही किसी कम महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर लोक सदन में पराजित होने जाने पर मंत्रिमंडल के लिए पद त्याग करना आवश्यक नहीं है। यह भी अभिसमय है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सामान्यतया प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपने ही राजनीतिक दल में से लेता है और अपने सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। तीसरे प्रकार के अभिसमय विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में है। जैसे संसद के दो सदन होंगे, लोक सदन और लॉर्ड सभा। यह बात अभिसमय पर आधारित है। सम्राट वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन अवश्य ही बुलाए। लोक सदन के अध्यक्ष स्पीकर को इस पद के लिए खड़े होने से पूर्व अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। प्रत्येक विधेयक में 3 वाचन हो चुकने के बाद ही उस पर सदन में मतदान हो सकता है। अन्य प्रकार के अभिसमय लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये अभिसमय निर्वाचकों के निर्णय और शासन के कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। शासन द्वारा किसी महत्वपूर्ण और विवादग्रस्त विषय पर उस समय तक विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निर्वाचकों से आदेश प्राप्त न कर लिया हो। लोक प्रभुत्व के सिद्धांत पर ही आधारित एक अन्य अभिसमय यह है कि जब मंत्रिमंडल निर्वाचकों से अपील करता है और निर्वाचकों का निर्णय मंत्रिमंडल के प्रतिकूल है, तब मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ अभिसमय अधिराज्यों से संबंधित हैं। ये ब्रिटेन और उसके अधिराज्यों के पारस्परिक संबंधों का निरूपण करते हैं। जैसे प्रत्येक अधिराज्य को अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र देश की स्थिति प्राप्त होगी, यद्यपि वह नाम मात्र के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखेगा।
इसी प्रकार ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार में परिवर्तन करने वाले किसी कानून के लिए अधिराज्यों की संसदों की स्वीकृति आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रश्न यह उठता है कि अभिसमयों के पीछे अनुशक्ति क्या है या अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। अभिसमय न तो कानून निर्मात्री संस्था की इच्छा का परिणाम होते हैं और न ही इन्हें न्यायिक मान्यता प्राप्त होती है। जेनिक्स का कहना है, अभिसमय का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं है, उनका अस्तित्व इसलिए है कि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं। इनका पालन इनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। इनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है। ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता भी अभिसमयों के पालन के लिए उत्तरदायी है और वहाँ राजनीतिक दलों में अभिसमयों के बारे में मत की एकता है। ब्रिटिश जाति का स्वभाव अभिसमयों को बढ़ाने का है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में अभिसमयों का काफ़ी महत्व है। अभिसमय वहाँ संविधान के विकास में सहायक हैं। राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ है। इन्होंने संविधान को कार्यरूप प्रदान किया है। जैसा कि ऑग और जिंक कहते हैं, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती हैं और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती हैं। अभिसमयों ने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान किया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है तथा राष्ट्रमंडल और जन संप्रभुता को सफल बनाया है।